नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है श्रीमान ज्ञान रंजन जी की लिखी हुई कहानी पिता। ये ज्ञान रंजन जी का चित्र है। ये कहानी हिंदी साहित्य की प्रमुख कहानियों में गिनी जाती है तथा बड़े बड़े पाठ्यक्रमों में संकलित की जाती है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी इस कहानी को संकलित किया गया है। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधा पल बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए। बच्चे की तरफ करपट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से चुप्पी में खलन पड़ जाएगी जो चारों तरफ भरी है। काफी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 बजे का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यों उसके घर में सभी जल्दी सोए जाया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्मी और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की है। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवा चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी। वह पुराना होने की वजह से चिड़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था। उसको लगा कि दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों में के पंखे पुराने नहीं है। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई भी मासूम सी ध्वनि की भी 1 डेढ़ मिनट तक सुनाई नहीं दी, जो सन्नाटों में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर तक चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गचकर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और चिल्लाए, हट 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 चिल्लाए। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपने बिस्तर बाहर लगा कर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हीं अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही, लेकिन उसे इस स्थिति का रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदल ली, फिर शायद बेचैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती है। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी क्यों। यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं। पिता उठकर घूमने जा लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं ताकि कोई सेंध वेंध न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काट कर जमीन पर छुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगे। अंदर कमरे में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडिस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा। पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में है। लेकिन गजब यह नहीं है कि गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधा से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त
4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे-घंटे खड़े रहते हैं। धीरे से सबके लिए सुविधाएँ जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनसे काफ़ी चिरौरी किया करते थे। अब लोग हार गए, जानते लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुँह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर, यानी वॉश बेसिन जिसको बोलते हैं, बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सभी आंगन में धोती को लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी लगाते डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों के द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी है तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर उसके स्वाद होने की बात शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों के द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसमें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पियर से बढ़िया धोती मंगवा कर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद लद बाहर आम के 2 शिखरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते। उनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार में काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आ जाया करते हैं। आप अंदर जाकर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की आड़ में अभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं किस किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सर्दी के बटन ऊपर नीचे सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा। सभी सोसाइटी में चले आएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिएगा। रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटाइए, मुझे क्या घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा आता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। देखिए किस प्रकार एक बुजुर्ग आदमी पुराने संस्कारों में रहता है और उसे सारे घर के सदस्य बदलने की कोशिश करते हैं। वही बात दी हुई है। होता हमेशा यही है,
सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधा में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता है। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाले व्यथा शरीक ही किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम किसी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंपर्क के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमते या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसे ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, शायद ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलने कर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी घुड़ने फुड़ने से राजी हो गए और उसी खुल्लाबाद के किनारे लपट्टू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़कर उठे, मैं सबको जानता हूँ, वह म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंड सर के सिले कोट पहने हैं अपने जमाने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन सा जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहां चलिए सिलवाइए, भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। हैं? पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, उसका मन मथा जाता है। बीड़ी सॉरी उसका मन मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सोच रही है। इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र है। लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो जितना पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठा लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 साल काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा और उसे तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि वो देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तर पर सोता मालूम पड़ कर भी जाग आया। स्तन चूसने की चुप चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर के बाद बंद हो गई। कहने का भाव ये है कि देवा लड़के की पत्नी का नाम है और उसके छोटा बच्चा है, तो वह थोड़ी सी आहट पाकर सुनमुनाया। लेकिन उसकी पत्नी को शायद मालूम था कि बच्चा जग गया, तो उसने उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर बच्चे के दूध पीने की आवाज़ आई और बच्चा सो गया। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा को कूल्हे पर हाथ रख दिया। तनिक लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और
मन भी लांछित करने लगा। बाहर से पिता सो जाग रहे थे। जैसा भी हो, वह बड़े जबरदस्त है। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन में को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर भी उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अपने बूढ़े नहीं हुए पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरकस पुरानी जीवन व्यथा कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक बिछाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि आज भी गाँवों में ऐसा होता है और शहरों में भी होता ही है। लगभग हमारी संस्कृति का यही है कि जब लड़के की शादी हो जाती है तो उसके पिता लगभग घर से बाहर ही रहते हैं, अर्थात कि घर में बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो वह इस तरह से आते हैं जैसे किसी और का घर है, और आने पे सूचना भी देते हैं कि हम आ गए हैं। क्योंकि एक पर्दा जैसी चीज़ होती है हमारे यहाँ पे, और पर्दा और लिहाज ऐसी चीज़ है मित्रों जो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। इस पे कभी फुर्सत मिलेगी तो चर्चा की जाएगी। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई भी शीत युद्ध न होता और पिता पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है, और उसने भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने से उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा कि पिता लगातार विजयी है, कठोर है, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं? लगता है दीवारों पर भी पसीना चुह सहा आया। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा भी नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजे से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूरी से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हाल की खुशी भी। एकाएक काफ़ी रुपया मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख हुआ, पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिसे टकरा टकरा कर हम निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटक रहा है। न लोकोशेड से उड़ती इंजनों की शटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होती आती धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते हुए इक्को के घोड़ों की टापें, न झगड़ने कुत्तों की
भौंक बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन और विवत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए गर्म सा, कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद है, उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी और किसी दौड़ती हुई ट्रेन या ट्रक का लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। काफी रात बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता ओंग गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चिरमिराहट, आम टटोलने समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकानों के फेरे के वक्त की खास खकार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना या कुछ सुन नहीं पड़ रहा, इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने एक टक बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक्कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा होगा, यहाँ पे का नहीं होगा। हुआ यह है कि उसके शरीर में एकाएक बहुत सी गर्मी लगी और अजीब सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना कुछ सब कुछ अधनींदी में ही हो कर रहा था। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसे इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सोए नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्होंने इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मरोड़कर खाट के नीचे एक सिर पर कर लिया है और वह वही सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बाद तर कर रहे हैं। सुराही के से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाद तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जम्हाई के साथ लेटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिरकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा, अर्थात कि पिता चले गए। तो बिस्तर को मतलब खाट को उन्होंने क्या किया, गीला कर लिया और खाट को गीला करने के बाद वे बिस्तर को गोल करके तकिया लगाकर सो गए। देखिए कुछ अंतिम लाइनें हैं। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काव काव करते उड़े। वे खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्मी है। दूसरे कमरे स्तब्ध है। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद, लेकिन पिता परमानेंटली सो गए हैं। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कहानी में दिया नहीं है, लेकिन कहानी की कुछ लाइनों से ऐसा ही महसूस होता है कि पिता मर गए हैं। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी और आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये कहानी पढ़ करके आपको ज़रूर स्मरण हो आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमारे घर में पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और हम उनसे इस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, पर वो नहीं करते हैं।
सबके घर में होते हैं बुजुर्ग। तो मित्रों इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।